तो नमस्कार। आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के बिजनेस एंटिटीज होते हैं, जिसमें हम बहुत से अलग अलग टाइप के बिजनेस एंटिटीज देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर क्या है, अ, उनकी बॉडी कैसी होती है, उनसे क्या प्रॉफिट्स है, क्या लॉसेस हैं, जिससे कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से हम उसको सेलेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीजें हम आज इसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सोलली एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर हम कोई डेटा देते हैं या कुछ वैसी चीज देते हैं, तो उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई इस पे एक्शन लेते हैं, तो अपने सीए से या जो भी कंपनी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप राय ले लें, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले बिजनेस एंटिटीज कितने टाइप के होते हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि बिजनेस एंटिटीज होते क्या हैं। तो बिजनेस एंटिटी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या बॉडी होते हैं जो कि लीगली होते हैं और गवर्नमेंट ने आप खाइए, हम तो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ये हर कंट्री के लिए कहाँ रखूंगा इनका भैया, जो का महंगा है। स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है। हम जो आज देखने वाले हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो किचन में क्या बेसिकली रखोगे? अगर कहा जाए कि बिजनेस एंटिटीज होते क्या हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एंटिटी इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन involved mainly in commercial, industrial और professional activities with the aim of earning profits। एक ऐसा बॉडी और सो जाओ। ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर सुनो जिसमें सुनो सुनो, हम सोली एक बिस्किट इंडिविजुअल होगा ना या तो भी फिर बांट देंगे। अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, जहाँ की हम कुछ इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज करते हैं और जिसमें हमारा जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट्स होता है। दूसरी चीज है कि राइट बिजनेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें राइट बिजनेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत तरह के बिजनेस एंटिटीज होते हैं, हमारे लिए क्या सुटेबल है वो हमें देखना चाहिए। वो इसलिए देखना जरूरी हो जाता है कि हमारे जो पर्सनल एसेट्स हैं प्लस जो लाइबिलिटीज हैं, उसमें एक क्लियर डिफरेंशिएशन होता है सारे बिजनेस एंटिटीज में। प्लस हमारा बिजनेस क्या होने वाला है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीजें डिसाइड करनी होती है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम राइट बिजनेस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करें। इसके साथ जितने भी बिजनेस एंटिटीज होते हैं, सबके अपने अलग टैक्स एडवांटेजेस होते हैं। प्लस जैसा कि मैंने पहले बताया, लाइबिलिटी बिजनेस एंटिटीज के वेरिएशन के कारण लाइबिलिटीज भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। ये भी होता है कि अलग अलग बिजनेस एंटिटीज के लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसलिए भी हमें आगे बढ़ने से पहले जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस तरीके के बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं। साथ ही साथ कस्टमर्स, सप्लायर्स और जो हमारे स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि हम जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करें, तो एक राइट स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएं। अब हम देखेंगे कि बिजनेस एंटिटीज कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो बिजनेस एंटिटी होता है वो होता है कंपनी। कंपनी जनरली तीन तरीके के होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिन्हें लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। इसके बाद एक दूसरा टाइप होता है जिसे हम एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फर्म्स।
प्लस थर्ड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो एक इंडिविजुअली भी जिसको किया जाता है। अब हम देखेंगे कंपनी के बारे में डिटेल में। ये कंपनी क्या होती है? तो कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ जब ये रजिस्ट्रेशन होता है इसका, तो इसका एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है अपने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन के साथ ही जिसका एग्जिस्टेंस होता है। और जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसका एक अलग पैन कार्ड होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो उसके नाम पे होगा, तो इसलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है और गवर्निंग अथॉरिटी होती है कंपनी की, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और उसी के अंदर रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक बॉडी होती है, वही इन कंपनीज को गवर्न करता है। और जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनीज को आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करते ही एक आर्टिफिशियल पर्सन वो कहा गया है, जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन दिया गया है कि जब भी हम कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो एक राइट मिल जाता है कंपनी को एज अ लीगल एंटिटी कि वो अपना नाम और अपना सील दोनों ही रजिस्टर्ड कर सके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो उसी की कंटिन्यूटी है कि जो भी कंपनी का एसेट होगा वो उस कंपनी के द्वारा ही उस कंपनी का एसेट होगा, और जो मेंबर्स होंगे उसके, या जो गवर्निंग बॉडीज में होंगे, या जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनके एसेट्स से ये अलग होगा, सेपरेट होगा, और ये कंपनी के नाम पे होगा। अब हम देखेंगे कंपनी कितने टाइप के होते हैं। तो कंपनी जनरली 3 टाइप के होते हैं: पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ओपीसी, जिसे वन पर्सन कंपनी भी कहा जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 इसके द्वारा गवर्न किया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी फंडिंग के लिए शेयर्स इशू कर सकती है, आईपीओ इशू कर सकती है, और वहां से अपना कैपिटल वो पब्लिक से जुटा सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं होती है। इसके साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लायंसेस होते हैं जो सारी बिजनेस एंटिटीज के साथ होते हैं, जैसे कि टैक्सेशन के कॉम्प्लायंसेस हो गए, जीएसटी के हो गए, और भी अलग अलग तरीके के कॉम्प्लायंसेस होते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और दूसरे बिजनेस एंटिटी के मुकाबले। जब भी हम कोई लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं तो चूंकि वहाँ फंडिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्लस हमारा जो साइज होगा बिजनेस का वो भी बहुत बड़ा होगा, प्रॉफिट का भी साइज बड़ा होगा, तो वहाँ फंडिंग भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी सुटेबल होता है। अब हम देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा ही इसको गवर्न किया जाता है, ये उसी के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड होता है। डिफरेंस जो आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो आता है शेयर्स में। इनके जो शेयर्स होते हैं वो
प्राइवेट होते हैं और पब्लिक में इसे ऑफर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि मिनिमम जो होता है इसका 2 होता है, बट मैक्सिमम के लिए यहाँ पे लिमिट है 200 शेयर होल्डर्स का। इसीलिए इसके जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेटली होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके जिसमें जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जब भी हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है, डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग फेज में है, तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटर ऑप्शन होता है। जब भी हम शेयर्स को सेल करते हैं तो साथ ही साथ ओनरशिप जो है वो भी सेल हो जाता है। अब कंपनी का जो थर्ड टाइप है वो है वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी। ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल मेंबर और एक इंडिविजुअल डायरेक्टर होता है और उसका जो शेयर होल्डर होगा वो भी कोई एक पर्सन ही होगा। तो ये रजिस्टर्ड होगा कंपनीज एक्ट में, बट इसका जो इसका जो शेयर होल्डर होगा वो कोई एक पर्सन ही होगा जो कि इसका डायरेक्टर होगा और उसका मेंबर होगा। कंपनीज एक्ट 2013 जब इंट्रोड्यूस हुआ था उसी समय ये वन पर्सन कंपनी या ओपीसी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सिंगल शेयर होल्डर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिंगल शेयर होल्डर होता है इस कंपनी का, नाम से ही जाहिर है कि वन पर्सन कंपनी यानी इसका जो शेयर होल्डर होगा वो कोई एक आदमी ही होगा। लायबिलिटी जो होती है, जो लायबिलिटी प्रोटेक्शन होता है इसमें वो काफी लिमिटेड होता है। जो कोई भी सोलो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनके लिए ये वन पर्सन कंपनी बेस्ट होता है। अब हमने तीन कंपनीज के तीन टाइप देख लिए। अब इसमें से हम कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जो हम पूंजी लगाते हैं। तो जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो मिनिमम 5 लाख होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। सेम फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा वो मिनिमम 1 लाख होगा, बट यहाँ भी कोई लिमिट नहीं होता है मैक्सिमम का। जब ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी की हम बात करते हैं तो यहाँ मिनिमम 1 लाख होता है, बट इसमें एक लिमिटेशन होता है जो 2 करोड़ या 200 लाख तक ही जाता है। अगर 200 लाख से ज्यादा जाता है या 2 करोड़ से ज्यादा जाता है तो फिर वो एक लिमिटेड कंपनी हमें बनानी पड़ती है। जो डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 15 हो जाएंगे। अगर ओपीसी है तो वहां कोई एक होगा और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कंपनी के बाद जो दूसरी एंटिटी होती है वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली जो हमारी कंपनी होती है जिसके बारे में मैंने अभी बताया और जो पार्टनरशिप होता है दोनों का एक तरीके से हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि ये भी एक लीगल एंटिटी होती है, बट इसका जो लायबिलिटी होता है जो लायबिलिटी होगी एक पर्सन की वो यहाँ कम हो जाती है। तो इसलिए इसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका जो अथॉरिटी होगा, इसका अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या रजिस्टर ऑफ कंपनीज के द्वारा ही इसे वहां से इसे रजिस्टर्ड करना होता है और जो गवर्निंग बॉडी होती है वो भी यही होती है।
ये जो LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये अपने एसेट्स के लिए, जो भी इसके एसेट्स होते हैं उसके लिए पूरी तरीके से लायबल है, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है। लेकिन जो लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वो लिमिट हो जाती है। जैसे कि अगर किसी का पार्टनरशिप 20% का पार्टनरशिप में 20% का कंट्रीब्यूशन है, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो भी 20% ही रहेगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये भी एक लीगल एंटिटी होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पार्टनर्स होते हैं इसमें LLP में, उनकी एक पर्सनल लायबिलिटी जो भी होगी वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब जो भी बिजनेस डेट्स होंगे और जो भी एक्शंस होंगे वो एक तरीके से लिमिटेड हो जाएंगे, जिससे कि जो पर्सनल एसेट्स है, जो पर्सनल एसेट्स पे जो उनका अपना जो पर्सनल उन्होंने जो इकट्ठा किया हुआ है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। फॉर्मेशन का जो कॉस्ट होता है LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, वो हमेशा कम होता है। कॉम्प्लायंसेस, जैसा कि मैंने कंपनी में बताया कि कंपनी के केस में और खासकर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के केस में जो कॉम्प्लायंसेस और रेगुलेशंस होते हैं ज़्यादा होते हैं, बट LLP के केस में उनके मुकाबले जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ जब मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये मैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है वहाँ पे, जो कि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हो। LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होते हैं जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, जिन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहा जाता है, और वो जो कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट होते हैं, जो भी डे टू डे के जो ऑपरेशनल वर्किंग्स होते हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में, जिसमें ये बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच में, 2 और मोर पर्सन्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जहाँ की जब एक एंटिटी हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जो भी प्रॉफिट्स होगा बिजनेस में वो सभी के द्वारा वो सभी के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी पार्टनर्स होते हैं वो लायबिलिटीज और प्रॉफिट्स दोनों ही शेयर करते हैं, जो कि हमने LLP में अभी देखा था। हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलें अगर, ताकि हम चीजों को समझ सके, तो वहां हमने देखा था कि LLP में जो लायबिलिटीज है वो एक तरीके से वहां पे प्रोटेक्टेड था, बट यहाँ पे लायबिलिटीज जो है वो इक्वल होता है पार्टनर्स, जितने ही पार्टनर्स होंगे, और उन्हें लायबिलिटीज भी शेयर करनी होगी प्रॉफिट्स के साथ। पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं होता है जिसमें कि हम पार्टनरशिप को डिक्लेयर करें या कुछ उसके लिए कुछ रजिस्टर्ड करना पड़ता है। इसके बाद भी अगर हम इसको रजिस्टर्ड करना चाहें तो हम रजिस्टर ऑफ फर्म्स, जो कि हर स्टेट में अलग अपने अलग अलग होते हैं, जितने जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्री जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से ROF का सर्टिफिकेशन वहां से लिया जा सकता है। 2 तरीके के पार्टनर्स होते हैं। जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट्स में शेयर लेते हैं और साथ ही साथ जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं,
जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें प्रॉफिट्स उसके अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट होता है, बट जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके बाद एक जो एंटिटी होती है वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि सिंगल ओनर बिजनेस, यानी इस बिजनेस का जो ओनर होगा वो कोई सिंगल पर्सन होगा और उसको मैनेज करने के लिए, यानी उसकी जो एक्टिविटीज होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगी, उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो सारा कुछ डिसाइड करने का जो राइट होता है वो एक सिंगल पर्सन के पास होता है। तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसा कि हमने देखा था, कंपनी के केस में देखा था, एलएलपी के केस में भी देखा था कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी का वहां एक दर्जा मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, वहां जो ओनर होता है उसका एग्जिस्टेंस होता है। अगर किसी भी काम के लिए अगर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है या फिर टैक्सेशन में अगर जो एग्जिस्टेंस होगा वो उस पर्टिकुलर पर्सन का होगा। बट कंपनी में या एलएलपी के केस में जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं इसमें वो बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। जो भी डेट्स होंगे कंपनी पे उसमें उसका जो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो ओनर के ऊपर होगी पूरे तरीके से। रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें जब भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं या ऑपरेट करते हैं। बट हाँ, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हमें लोन लेना हो या कहीं पे ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज हमें करनी हो, तो वहां अगर हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो इस केस में हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। इसके अलावा कुछ और भी एंटिटीज होते हैं, जैसे ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कि पहले से ही कुछ एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एंटिटीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर कुछ नई किसी नए ऑपरेशन एक्टिविटी अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो ज्वाइंट वेंचर करते हैं। तो इसे ही ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। इसके अलावा कॉरपोरेशंस अगर देखा जाए तो ये कुछ अलग नहीं होता है, कंपनी होता है। इंडिया में अगर इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो इसे हम कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है और सारी चीजें होती है वो उसके जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इसे हम कंपनी जो हमारा है और कॉरपोरेशन दोनों सेम ही होता है। एक और एंटिटी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे HUF भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो पहले से कोई बिजनेस चल रहा है उस तरीके से, और वो बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो जो भी डिसेंडेंट्स होते हैं उनमें वो उसी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि एक लेगेसी की तरीके से वो बढ़ता है। इसके बाद कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे सोसाइटीज हो गए, एनजीओज, ट्रस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं, और फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSU या PSC भी कुछ अलग टाइप के बिजनेस एंटिटीज हैं जो होते हैं। प्रेजेंटेशन देखने के लिए धन्यवाद।